जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं श्रीकांत पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम बर्ड एकेडमी पर। बच्चों, अभी तक के पिछले वीडियोस में हम लोग अनसॉल्व के रसायन विज्ञान के 4 सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि GL सेट है। इसका फर्स्ट पार्ट आज हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, तो हम लोग पहला का जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक बात और है, अब जो भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो आपको मैं रेफरेंस दे दूंगा पिछले सेट्स का, आपको वहां पर जाकर देखना पड़ेगा, इतना कष्ट उठाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अब रिपीट होने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक बार सारे अनसॉल्व को सॉल्व कर लेंगे तो बार बार वही क्वेश्चंस आएंगे। अब हम केवल उन प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पिछले सेट्स में पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, इससे आपका समय भी बचेगा और वीडियो भी छोटा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले का पार्ट है स्टाइक्योमेट्रिक दोष का उदाहरण है। देखिए, क्रिस्टल के डिफेक्ट्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्रिस्टल के जो डिफेक्ट होते हैं वो एक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, रस समीकरणमितीय दोष जिन्हें कहते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जिनको अरस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट वे होते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो स्थिर होता है। और जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, दोष होते हैं, उनमें धनायन और ऋणायन का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक दोष का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, स्टाइक्योमेट्रिक दोष दो होते हैं, एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट होते हैं और एक फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं, जिनका की डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड पार्ट होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके बाद जो ये का हो गया आपका, अब दूसरा है शुद्ध जल की मोलरता का मान है। वैसे तो हम इसको या तो रट्टा लगाएं या फिर एक बार निकाल के इसको अच्छे से समझ लें। तो अगर ये कहीं पर नॉन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा तो भी हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मोलरता क्या होती है। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे आयतन विलयन का लीटर में, ये चीज होती है। तो मोल हो गया भार जो कि ग्राम में होता है बटे अणुभार गुणित आयतन। ठीक है, तो 1 लीटर आयतन के लिए हम निकाल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? भार चाहिए। तो भार हमें जल का पता नहीं है, तो हमें पता है घनत्व बराबर होता है भार W जो कि ग्राम में होता है बटे आयतन जो कि लीटर में होता है। और जल का घनत्व हमें पता है, जल का जो घनत्व होता है वह होता है 1 ग्राम पर ml। तो इसको लीटर में बदल लेंगे तो 1000 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो इसका घनत्व हो जाएगा 1000 और W बटे आयतन हो गया 1 लीटर। तो ये W बराबर हमारा 1000 निकल आए। अब इस फार्मूला में हम ये मान रख देंगे, तो मोलरता बराबर W की जगह हमने रख दिया है 1000 और इसके मोल यानी अणुभार जल का होता है 18 और प्रति लीटर के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये निकलेगा 55.6 इसको हल करने के बाद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ये। ठीक है, अब इसका गा पार्ट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता दी गई है A0 और T समय बाद सांद्रण दिया गया है A। तो निम्न में से कौन सा व्यंजक है? तो इसको अगर हम एक बार सॉल्व कर लेंगे, ऐसे तो हम रट्टा मारेंगे, अगर एक बार सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है, उसका फार्मूला होता है K बराबर 1/T ln प्रारंभिक मात्रा A0 बटे शेष मात्रा। ये इसका फार्मूला होता है।
तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो KT बराबर ln A0 अपॉन A, ठीक है। अगर हम इसको पलट लें ln A अपॉन A0, तो जब हम लॉग में ऊपर का नीचे कर लेते हैं तो ये नेगेटिव साइन आ जाता है, माइनस KT, है ना। क्लियर हो रहा है। अब ये हो गया, इसको हम मैथ के फार्मूले से लिख लें, लॉग ऑफ A बराबर अगर x हो तो A बराबर e की पावर x हो जाता है। ये गणित का फॉर्मूला है, मैथ का लॉगरिथम्स का फॉर्मूला है। तो इसको हम लिख सकते हैं A अपॉन A0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस KT। तो हमारा ये हो जाएगा, A0 को इधर ले आएंगे, तो A बराबर A0 e की पावर माइनस KT। तो ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक हो गया। तो इसका सही विकल्प होगा जाके तीसरा, ये इसका सही आंसर हो गया। बेंजेल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर, तो जो बेंजेल्डिहाइड का जो CHO ग्रुप होता है, ये जो CHO समूह है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी मेटा डायरेक्टिव है। कैसा है? मेटा डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिव। तो जो नाइट्रीकरण होगा तो जो NO2 समूह आएगा वो कहां पर आएगा? मेटा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन वलय को क्या कर देता है? ऑर्थो और पैरा स्थान को निष्क्रिय कर देता है। इसकी वजह से तो जो आने वाला ग्रुप जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। ये ऑर्थो होती हैं, ये पैरा होती हैं, और ये मेटा पोजीशंस हैं। तो आपका सही विकल्प होगा, बेंजेल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब है पहले का डा पार्ट, प्राथमिक अमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? तो देखिए, प्राइमरी अमीनों का जो परीक्षण होता है उसको हम लोग कार्बेल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, कोई प्राथमिक अमीन हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्राथमिक अमीन है, इसकी अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। ये जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये NH2 का NC हो जाता है, RNC, और 3KCl प्लस 3H2O। तो एक दुर्गंध युक्त कार्बनिक यौगिक आइसोसाइनाइड बनता है। इसको अभिक्रिया को हम कार्बेल अमीन अभिक्रिया कहते हैं, और इसे अमीनों का कार्बेल अमीन परीक्षण भी कहा जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो दूसरा होगा, कार्बेल अमीन अभिक्रिया। उसके बाद जो चा पार्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? कौन सी शुगर जो होती है वो दूध में पाई जाती है? तो देखिए, दूध में पाई जाने वाली शुगर लैक्टोज है। कौन सी है? लैक्टोज, ठीक है। ये दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो लैक्टोज होती है। तो इसका तीसरा विकल्प सही है। अब ये विकल्पी समाप्त हो गए। अब ये दूसरे का प्रश्न है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने का सूत्र निर्धारित कीजिए। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि हम पिछले सेट में पढ़ा चुके हैं, चलिए लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, क्योंकि जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलेंगे तो उसके अणुओं को निकलने के लिए उतनी जगह नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उसकी निर्गामी प्रवृत्ति घट जाती है, बाहर निकलने की प्रवृत्ति घट जाती है, जिसकी वजह से वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो वाष्प दाब में जो कमी आ जाती है उसको वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब के जो अवनमन में प्रारंभिक जो वाष्प दाब होता है उसका भाग अगर लगाएं तो उसको हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी कि अगर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0 और अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब हो गया PS, ये हो गया वाष्प दाब का अवनमन। और इसमें अगर हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा दें
तो ये पूरी चीज हो गई वासुदाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, और राउल्ट ने बताया है कि वासुदाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये विलेय का मूल प्रभाज है, जहां एन है विलेय के मूल हैं और ये कैपिटल एन जो होता है ये विलायक के मूल होते हैं। और ये वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला है। समझ में आ गई बात है? अब है दूसरे का खा पार्ट। बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसा कि ये जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं 2-3 सेट्स में आ चुके हैं, अब हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। ये आपको सेट नंबर 3 जो हमने करवाया है जीजे, क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट पार्ट यानी जो पहला वीडियो है उसमें ये आपको मिल जाएगा। आप वहां तक जाइए, प्लेलिस्ट में सर्च करिए जाके और वहां पर जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरे का गा पार्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया दी गई है, सेल रिएक्शन दी गई है और इन्होंने कहा है कि इसको सेल को निरूपित करिए। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर गा पार्ट हम सॉल्व करते हैं, सेल को निरूपित करते हैं। देखिए Zn Zn2 प्लस इलेक्ट्रोड है, इस तरीके से इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लिख देंगे। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड जिसको कि एनोड बोलते हैं, 0.01 m। बीच में हम लगा देंगे साल्ट ब्रिज और फिर राइट हैंड यानी कि कैथोड को लिख देंगे जो आपका है CO2 प्लस 0.1 m और CO सॉलिड। ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब इन्होंने कहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि ई सेल की गणना करनी है और ई नॉट सेल मानक अवस्था में सेल का जो है विद्युत वाहक बल दिया गया है। तो देखिए हमें नर्स्ट समीकरण पता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log Q होता है। तो इसमें क्या होगा, केवल आयनों की सांद्रताएं रखी जाएंगी। ठीक है, और जो ठोस अवस्था में जो सांद्रता होती है उसका मान 1 होता है। तो इसलिए इधर से देखेंगे तो उत्पाद में कौन आ रहा है, एक्टिव मास ऑफ Zn2 प्लस, और इधर अभिकारक में कौन आ रहा है, कोबाल्ट। इनकी मोलर सांद्रताएं रखेंगे। उत्पाद बटे अभिकारक होता है तो उत्पाद में कोबाल्ट भी है, परंतु ठोस अवस्था में जो इनका सांद्रण होता है वो यूनिट माना जाता है, जिंक का भी और इसका भी। तो ये दो बचे कोबाल्ट आयन और जिंक आयन। तो कोबाल्ट आयन और जिंक आयन का हम रखेंगे और उनका यूनिट है तो उनको हटा दिया। तो अब ये सारी वैल्यूज अगर हम रखेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू ये दी गई है 0.48 वोल्ट। तो 0.48 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n की वैल्यू 2 हो गई। लॉग जिंक का कितना मान है 0.01 m, 0.01 डिवाइडेड बाई कोबाल्ट का 0.1। तो ये हो गया 0.48 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। ये लॉग, इसको हम लिख सकते हैं जब ये 0.1 रह जाएगा तो 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.48, ये माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.0, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 पंचे 10। अब इनको हम जोड़ देंगे तो देखिए 5, 9, 2 और 8 0, 1, ये कैरी ऑन हो गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा
50.95 सेल का विद्युत वाहक बल ये इतना आ जाएगा। अब देखिए ये चौथे का घ पार्ट है, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित विभेद कीजिए। तो ये देखिए चौथा सेट जो अभी हमने ठीक इसके पहले करवाया था जी के नाम का, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ है। इसको हमने वहां पर अच्छे से समझाया है और उसका सॉल्यूशन भी हमने लिंक में डाल दिया है। और ये पहले यानी फर्स्ट पार्ट पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे है आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं? जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, जो धन और ऋण आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। और जो धात्विक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें धातु परमाणु इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धसा रहता है, ठीक है। तो धात्विक जो परमाणु धात्विक जो ठोस होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। कारण क्या होता है कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसमें से आवेश गति कर सकता है और वो गति कर सकते हैं। इस वजह से जो धात्विक ठोस होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। और जो आपके आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु अगर उनको जल में घोल दिया जाए तो उनका आयनन हो जाता है, तो वो विद्युत का चालन कर सकते हैं। परंतु ठोस अवस्था में वो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि वो आपस में काय के द्वारा बंधे होते हैं? परस्पर विपरीत आवेशित कूलाम्बिक फोर्सेस के द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो धात्विक ठोस होते हैं वो आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, यानी उनको पीटेंगे तो वो फैल जाएंगे या उनके तार बनाए जा सकते हैं। जैसे गोल्ड के तार बनाए जाते हैं, खींच खींच के सोनार लोग खींच के बनाते हैं, है ना। और जो तुम्हारे जो आयनिक ठोस होते हैं वो भंगुर होते हैं, अगर उनको तोड़ेंगे पटकेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। जैसे नमक है, नमक को अगर पीट देंगे तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएंगे, यानी कि उनको वो आघात वर्धनी नहीं होते, अगर उन पर चोट मारेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो इतने अंतर से आपको 2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब तीसरे का खा पार्ट है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है परंतु यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। देखिए नाइट्रोजन समूह के अन्य जो तत्व हैं जैसे फास्फोरस है तो वो PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन केवल PCl3 बनाता है, PCl5 नहीं बनाता है। अब ऑक्सीकरण संख्या के दृष्टिकोण से ना देख के इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 1s2 2s2 एंड 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। फास्फोरस का भी करके देखते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको नाइट्रोजन को यहाँ पर लिखें तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p ऑर्बिटल में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2p है, ये 2s है, ठीक है। देखिए इसका ग्राउंड अवस्था का भी यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और उत्तेजित अवस्था का भी यही एक इलेक्ट्रॉन है। चूंकि इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं है, 2d कक्षक नहीं होते हैं, तो इसमें केवल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये केवल NCl3 बना सकता है। जबकि अगर हम फास्फोरस को देखें तो फास्फोरस का 3s कक्षक हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p कक्षक हो गया जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3d कक्षक आपका पूरा खाली पड़ा हुआ है। 3d कक्षक होते हैं, है ना, ये 3d कक्षक हो गया। ये इसका काय का हो गया? ग्राउंड अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ग्राउंड स्टेट में इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो PCl3 बन जाता है। अब यही एक्साइटेड स्टेट की बात करी जाए तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन कूद कर कहाँ चला जाता है? D में चला जाता है। यहां से जंप करके कहाँ चला गया? यहां पर। लेकिन यहां पर जंप करने के लिए D कक्षक ही नहीं है, नो D कक्षक, तो ये कूद नहीं पाएगा। ये कहां पर? एक्साइटेड स्टेट में
एक 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो ये आराम से PCl5 बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक होते ही नहीं है, यानी 2D कक्षक ही नहीं होते हैं, इसमें जो होते हैं 3D कक्षक होते हैं। तो इस वजह से ये NCl5 नहीं बनाता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन केवल इसमें 3 ही रह जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल 3 ही होते हैं, और फास्फोरस में 3 भी हो सकते हैं और एक्साइटेड स्टेट में 5 भी हो सकते हैं। इसकी वजह से फास्फोरस आपका क्या होता है? PCl5 बनाता है। और यही कारण है कि नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। इसका सेकंड पार्ट है अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है, कैसे सिद्ध करोगे? देखिए, अमोनिया को अगर हम देखें तो NH3 इसका सूत्र होता है। इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म है, और जिन पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म होता है लोइस के अनुसार वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। और उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारकी। अब सिद्ध करने के लिए बड़ा आसान है। अगर क्षार की किसी अम्ल से अभिक्रिया करवा दी जाए तो वो लवण बना देता है। तो अगर ये किसी अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाए तो इसका मतलब ये क्षार की प्रवृत्ति का होता है, ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखो, इसकी HCl से अभिक्रिया करवा दें तो ये अमोनिया रही है आपकी, प्लस HCl तो अम्ल है, अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बन गया? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, लवण बन गया। चूंकि अमोनिया अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती है? लवण बनाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये क्षार की प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है तीसरे का गा पार्ट। उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु तथा उपसहसंयोजक संख्या को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये भी हम क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं पिछले सेट्स में, लेकिन चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। मान लीजिए कोई उपसंयोजक यौगिक है K4FeCN का 6, ये उपसंयोजक यौगिक है। तो 4K प्लस केंद्रीय धातु परमाणु वह होता है, जैसे Fe इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है जिससे लिगेंड्स जो होते हैं उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये साइनाइड लिगेंड्स हैं, ये इससे उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो किसी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु वह होता है जिसकी द्वितीयक संयोजकताएं जो है लिगेंड्स के उपसहसंयोजक बंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं, या जिसमें लिगेंड्स उपसहसंयोजक बंध द्वारा जिससे जुड़े रहते हैं वह केंद्रीय परमाणु कहलाता है। और किसी उपसहसंयोजक यौगिक में किसी केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड्स जुड़े होते हैं या जितने उपसहसंयोजक बंध लिगेंड्स ने बनाए होते हैं वह उसकी कहलाती है उपसहसंयोजन संख्या। तो इनको हम काउंट करें तो हमें कितने उपसहसंयोजक बंध दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 और एक 6। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, बातचीत समझ में आ रही है? चलिए अगला प्रश्न है घापार्ड न्यूक्लिक अम्ल क्या है? एक उदाहरण दीजिए, इसके जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? जो जीवित कोशिकाओं के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। और ये आनुवंशिकता जो होती है, हमारी आनुवंशिकता को कैरी ऑन करते हैं। और 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। इसको भी हम लोग पिछले सेट में पढ़ चुके हैं। एक नया क्वेश्चन आता है कि इसके जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, जो न्यूक्लियोक एसिड होते हैं वो एक फास्फोरस अम्ल, एक बेस और एक शुगर से मिलकर बने होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब इनका हम जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक शुगर प्राप्त होगी, एक हमें बेस प्राप्त होगा और एक हमें प्राप्त होगा क्या? ये आपका नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी बेस। और ये आपका हो गया एक शुगर यूनिट होती है इसमें, और इसका जल अपघटन अगर हम जब करेंगे, जब इसका जल अपघटन करेंगे
यहाँ से तो एक तो हमें फास्फोरिक अम्ल मिलेगा, ठीक है, और एक शर्करा की यूनिट मिलेगी, शर्करा, और एक हमें मिलेगा नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस, तो एक हमें शुगर यूनिट प्राप्त होती है, एक नाइट्रोजनस बेस प्राप्त होता है, और एक फास्फोरिक अम्ल की यूनिट प्राप्त होती है जब हम किसी न्यूक्लिक एसिड का जल अपघटन करते हैं। सो बच्चों, इस सेट में आज यहाँ तक रखेंगे। इसके आगे का सेट हम लोग अगली वीडियो में, अगले सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, और हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने उन दोस्तों को जिनके पास तक अभी ये वीडियो नहीं पहुंचा है उन तक ये पहुंचा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।